मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली एक महिला इंजीनियर जो कि अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, लगातार काम कर रही थी क्योंकि उसको जो प्रोजेक्ट दिया गया था उस प्रोजेक्ट का बहुत ही कम समय बचा था। वो अपनी छुट्टी होने के बावजूद भी जब ऑफिस से नहीं निकल रही है, तभी एक चपरासी भागता हुआ आता है, आकर कहता है कि मैडम, आपकी बस आपका इंतजार कर रही है, जितनी जल्दी हो सके आप चले जाइए। करीब करीब 2-3 मिनट से वो इंतजार कर रहे हैं, लगातार हॉर्न बजा रहे हैं, आपको जाना चाहिए। वो कहती है कि बस अभी 5 मिनट का और मुझे समय दे दो, उसके बाद में तुरंत आ जाऊंगी, जाकर ड्राइवर से यही बात बता देना। वो चपरासी सीधा ड्राइवर के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि मैडम को अभी 5 मिनट का समय और लगेगा, तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो। 5 मिनट तक इंतजार कहता है, बल्कि 5 मिनट से ज्यादा का समय हो जाता है। फिर से वो हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। फिर से वो चपरासी मैडम के पास जाता है, जाकर कहता है कि मैडम अब बहुत हो गया है, आपको जाना चाहिए। फिर से वो कहती है मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय दे दो, मेरा काम होने वाला है। इसी तरह की बात थी। वहां जाकर फिर से कहा जाता है कि बस 10 मिनट और रुक जाओ। बाकी उसके अंदर जो इंजीनियर बैठे हुए थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए क्या तुम पूरी बस को रोक लोगे। जब लगातार उस ड्राइवर पर प्रेशर बनने लगता है, दबाव बनने लगता है, आखिरकार ऐसे ही धीरे धीरे करते करते आधे घंटे का समय हो जाता है। उस ड्राइवर ने भी काफी इंतजार किया, आखिरकार वो वहां से चला जाता है। जब वो चला जाता है तब जाकर चपरासी फिर से कहता है कि मैडम तुम्हारी बस तो निकल चुकी है, अब जाने के लिए कोई देखो साधन भी नहीं है, वैसे भी फैक्ट्री जंगल में है, आप परेशान हो जाओगे। इस तरह की बात थी। लेकिन मैडम के सर पर सिर्फ एक ही भूत सवार था, उसके पास एक प्रोजेक्टर था। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में उसके लिए बहुत जरूरी था। आखिरकार उस जो अपने निर्धारित समय से वो निकलती है, तो उस दिन वो 45 मिनट देरी से निकलती है। जब बाहर आकर देखती है तो काफी अंधेरा हो चुका था। अब वो बाहर आने के बाद इंतजार कर रही थी, अपने पति को फोन कर रही थी, और इसी बीच में एक गाड़ी आती है, कार आती है, कार आकर रुक जाती है। कार का शीशा थोड़ा डाउन होता है, और जैसे ही शीशा डाउन होता है आवाज लगाई जाती है, दीदी नमस्ते, ठीक हो आप। इधर से आवाज लगाई जाती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो। बस इतना था। उसने कहा दीदी अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं अपनी कार से आपको छोड़ सकता हूं। तो महिला इंजीनियर कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। महिला इंजीनियर उस कार के अंदर जाकर बैठ जाती है, और बस बैठने के बाद फिर उस महिला इंजीनियर को फिर कभी किसी ने दोबारा से नहीं देखा उस रूप में जिस हिसाब से वो खिलखिलाती थी, मुस्कुराती थी। आगे जो होता है वो उस शहर की, उस प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज बन जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 8 मई 2017 की ये बात है, महाराष्ट्र प्रदेश की पुणे की अदालत के अंदर, जिसमें लोग पहले से ही मौजूद थे, साथ ही अदालत के बाहर भी लोग मौजूद थे, और एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। भले ही वो धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत की आवाज ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ज्यादा दूर तक गूंज रही थी। इसी बीच में अदालत में एकदम से सन्नाटा पसर जाता है, और सन्नाटा पसरने की सिर्फ एक ही वजह थी, क्योंकि जज साहब की एंट्री हो जाती है। जज साहब जैसे ही अपनी कुर्सी पर जाकर बैठते हैं, उन्होंने वो जो लकड़ी का हथौड़ा होता है उसको लेने के बाद डाइस पर एक के बाद एक मारते हुए कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इतना सुनना था। उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है, लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और सभी को इंतजार था कि जज साहब इस मामले में आज क्या फैसला सुनाने वाले हैं। जज साहब 3 लोगों के नाम लेते हैं, योगेश राउत, महेश ठाकुर, विश्वास कदम। इनका नाम लेते हुए कहते हैं कि इनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, और तब तक इन्हें फांसी के फंदे पर रखा जाए जब तक कि इनके प्राण ना निकल जाए, क्योंकि ये जो केस है ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभतम केस है। जैसे दुर्लभतम केस की बात आती है तो लोगों को वो रात याद आ जाती है जिस रात में, वो भयानक रात को इन लोगों ने अंजाम दिया था। एक ऐसी घटना जिस घटना को सुनने के बाद कोई भी सिहर जाता है। वो रात थी 7 अक्टूबर 2009 की। वो रात शाम के लगभग 7:45 के आसपास का वक्त हो रहा था। पुणे का ही एक खराड़ी एक जगह लगती है, वहां पे एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है। एक महिला इंजीनियर जो होती है वो उस दिन रोजमर्रा की तरह थोड़ी लेट हो जाती है। जैसे लेट होती है वहां से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद सबसे पहले अपने पति को फोन लगाती है कि जो बस है वो छूट चुकी है और मैं किसी वाहन का इंतजार कर रही हूं, जैसे ही वाहन मिल जाएगा उसके बाद में तुरंत घर आ जाऊंगी। अपने पति को उसने ये इंफॉर्मेशन दी। पति कहता है कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई बात, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। उसका भी फोन कटा ही था। किसी बीच में एक इंडिगो कार आती है, इंडिगो कार आकर रुकती है। उसके बाद फिर उसका शीशा थोड़ा डाउन होता है। इधर से एक आवाज लगती है, दीदी नमस्ते, दीदी ठीक है, आप कैसी हो, यहां कैसे खड़ी हो, आज बस से नहीं गई। इस तरह की बात थी। जैसे ही नैना पुजारी ने यह बात सुनी, नैना पुजारी कहती है कि तुम यहां क्या कर रहे हो। वो कहता है कि दीदी मैं इधर से गुजर रहा था तो आप दिखाई दी, मैं रुक गया। इतना सुनने के बाद वो भी चुप हो जाती है। तभी उधर से जो ड्राइवर है, और ड्राइवर का नाम है योगेश राउत, कहता है कि दीदी अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपको घर छोड़ दूं। तो दीदी भी खुश हो जाती हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी, क्योंकि ये इसी कंपनी में पहले नौकरी किया करता था, कैब पर काम किया था, एक ड्राइवर के रूप में काम करता था। जैसे उसके पास पहुंचती, हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो जाकर अंदर बैठने की कोशिश कर रही थी तो इसके अंदर पहले से ही 2 जने और बैठे हुए थे। इन दोनों को देखने के बाद थोड़ी सक पकाती हैं, और सक पकाने के बाद तो वो थोड़ा रुकती है। इसी बीच में इधर से नमस्ते होती है, जो पहला भी व्यक्ति नमस्ते करता है और दूसरा भी व्यक्ति नमस्ते करता है। इन दोनों को देखने के बाद तुम यहां क्या कर रहे हो। एक का नाम महेश ठाकुर होता है और दूसरे का नाम होता है विश्वास कदम। इन दोनों को देखने के बाद इस महिला इंजीनियर ने जैसे देखा, देखने के बाद कहा कि तुम लोग यहां क्या कर रहे हो। कहा कि दीदी हम भी बस ऐसे ही यहां से गुजर रहे थे तो हमें ये योगेश राउत मिल जाता है और ये हमें अपने साथ बिठा लेता है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दीदी आप चलना चाहो तो बैठ सकती हो, नहीं चलना चाहो तो कोई और वाहन का इंतजार कर लो। इस तरह की बात थी। रात ज्यादा हो रही थी और ये जान पहचान के थे।
जिसमें योगेश राउत भी, महेश ठाकुर भी, विश्वास कदम भी, ये तीनों के तीनों इस कंपनी से जुड़े हुए थे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पहले यहां काम करते थे। इसलिए इस महिला इंजीनियर की हिम्मत बढ़ जाती है और जाकर बैठती है। जैसे ही वो कार में बैठती है तब उसे थोड़ा सा एहसास होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। गड़बड़ दरअसल कुछ इस तरह की थी। जो महेश ठाकुर होता है, विश्वास कदम होता है, उन्होंने शराब पी हुई थी। जैसे शराब की उनसे स्मेल आती है, उन्होंने कहा कि तुमने तो शराब पी हुई है। हाँ दीदी, थोड़ी सी शराब पी ली है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम लोग उतर जाते हैं, इस तरह की बात थी। लेकिन इतना विश्वास जमाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो रास्ता था घर जाने का, वो रास्ता नहीं पकड़ते हैं। और जो नया रास्ता पकड़ते हैं तभी वो लड़की नैना पुजारी थोड़ा परेशान हो जाती है। कहती है कि भैया ये रास्ता तो गलत तरफ जा रहा है, हमारा घर तो इधर है नहीं, वैसे भी आप जानते हो। वो कहता है कि आगे हमारा एक दोस्त खड़ा हुआ है, बस उसको लेना है, उसको लेने के बाद सीधा घर की तरफ चलेंगे। कुछ दूर चलते हैं, कोई 2-1 किलोमीटर के आसपास। इसके बाद एक राजेंद्र चौधरी नाम का एक लड़का होता है, वो भी इसके अंदर आकर कार में बैठ जाता है। इसके बारे में पहले से ही नैना पुजारी को पता चल जाता है। आखिरकार जब कार चलने लगती है तो नैना पुजारी के समझ में आने लगता है कई किलोमीटर चलने के बाद भी वो रूट नहीं आया था जिस रूट पर वो अक्सर अपने घर की तरफ जाती है, आती है। लेकिन जब वो रूट नहीं आता है तभी वो कहने लगती है कि ये रूट गलत है, तुम कहां लेके जा रहे हो। अब जैसे कुछ इस तरह की बात आती है तभी इनमें से एक ने चाकू निकालने के बाद नैना पुजारी से कहा कि अगर तुमने कोई शोर मचाने की कोशिश की या हिलने डुलने की कोशिश की तो देख लेना, चाकू मार दिया जाएगा। इस तरह की बात थी। महिला इंजीनियर डर जाती है, घबरा जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ये क्या हुआ और मैं कहां पर आकर फंस गई हूं। लगातार गाड़ी चल रही थी और गाड़ी चलते चलते ये यरवदा थाना क्षेत्र से निकलकर थाना खेड़ की तरफ निकल जाती है। और खेड़ से जारेवाड़ी की जंगल होता है, उधर जाकर जब कार रुकती है, रुकने के बाद उस महिला का जो पर्स होता है वो भी छीन लिया जाता है, उसका मोबाइल होता है, इसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है। और जब उसके मोबाइल को स्विच ऑफ किया जाता है तो उसके कानों में जो बाली पहनी हुई थी, गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था, और मंगलसूत्र के साथ साथ जो उसके पास सोने की चूड़ियां थी, वो ये सब बारी बारी से सारे जो ज्वेलरी थी उसके पास से उतार ली जाती है। उतारने के साथ ही उससे कहा जाता है कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। थोड़े बहुत तो पैसे थे, लेकिन एटीएम के अंदर ठीक ठाक पैसे थे। एटीएम के अंदर लगभग 61,000 रुपए के आसपास थे। इसी बीच में उनसे कहा जाता है कि आप अपने एटीएम का पिन बता दो, और पिन बता दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, जाने देंगे। जिस तरह की बात थी कि एटीएम का पिन जब बताने की बात आती है तो वो आराम से पिन बता देती है और कहती है भैया मुझे जाने दो, अब मुझे छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो। वो जंगल में जाके कार को रोक लेते हैं और अचानक ही जो इसमें ड्राइवर होता है उसकी नीयत खराब हो जाती है। अभी तक वो दीदी कह के बात कर रहा था, लेकिन वो उसकी इज्जत पर हाथ डालना शुरू कर देता है। इसी बीच में उनसे कहता है कि मेरी मदद करो, और वो कार के अंदर ही, चलती हुई कार के अंदर ही उसके साथ वो गंदा काम करने लगते हैं, उसका बलात्कार करने लगते हैं। 3 जो थे इसमें, जो पहले से मौजूद थे, राजेंद्र चौधरी को छोड़ने के बाद बारी बारी से उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करते हैं। उसके बाद जब उनका मन भर जाता है तो फिर से कहते हैं एक बार और करने का मन कर रहा है। इस तरह की बात थी। वो अपनी हदों को लगातार पार कर रहे थे और राजेंद्र चौधरी बार बार एक ही बात कह रहा था कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इरादा सिर्फ लूटपाट करने का था, ये सब करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। इसी बीच में वो फैसला लेते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब उनका उस महिला इंजीनियर से मन भर जाता है तो उसके बाद वो जब चलने का नंबर आता है तो वो कहने लगते हैं कि ये हमारी पोल खोल देगी, पुलिस आएगी, पकड़ के लेके जाएगी, पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा, इसलिए इसका मरना तो अब तय ही है। हालांकि वो महिला इंजीनियर काफी रोती है, गिड़गिड़ाती है, रहम की भीख मांगती है, लेकिन उन तीनों को बिल्कुल रहम नहीं आता। उनकी कानों तक उसके चीखने चिल्लाने की, उसके रोने की, उसके बिलबिलाने की कोई आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। आखिरकार मौका पाते हैं, मौका पाते ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। जैसे उसके दम निकल जाता है और वो बिल्कुल अपना दम छोड़ देती है, उसके बाद उसे यहां से कार से निकालते हैं। कार से निकालने के बाद पास में नाला होता है, नाले के किनारे उसे डाल देते हैं। जैसे नाले के किनारे डाल देते तभी किसी ने कहा कि इसकी तो पहचान हो जाएगी, और पहचान हो जाएगी तो फिर ये पुलिस पकड़ लेगी। फिर से उनके अंदर के जो क्रूर था, वो जो एक वहशीपन था, वो खत्म नहीं होने का नाम नहीं ले रहा था। एक ईंट पत्थर पड़ा हुआ था, उसके बाद उन्होंने बार बार उसके चेहरे पर इतना मारा कि उसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं, और यहां से आराम से इत्मीनान से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। उधर जो उसने अपने पति को फोन करके कहा था कि मैं जल्दी से आ जाऊंगी, पति लगातार अपनी पत्नी को फोन करके ये जानने की फिराक में था कि आखिरकार वो कहां पहुंची, गाड़ी मिली है कि नहीं मिली है। लेकिन कुछ देर के बाद ही उसका नंबर स्विच ऑफ हो गया था। उधर उसका पति लगातार परेशान था। जो भी उसके साथी थे महिला इंजीनियर के, सभी से फोन किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, फिर कंपनी फोन किया जाता है, कंपनी में कोई संपर्क नहीं हो पाता। वो इतना डर जाता है, सहम जाता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। तुरंत ही वो अपने 1-2 साथियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ सीधे यरवदा थाने पहुंच जाता है, और यरवदा थाने जाने के बाद कहता है कि साहब, जो उसकी पत्नी है उसकी किसी कारणवश बस छूट जाती है, जिसकी वजह से वो यहां से कंपनी से बाहर निकलने के बाद उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं। आप देख लीजिए, मामले की जांच पड़ताल कर लीजिए। उसकी पत्नी गायब हो चुकी है, उसका नंबर स्विच ऑफ हो रहा है। इस तरह की बात थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने इस मामले में अपनी तरफ से जो भी प्रयास कर सकती थी, पुलिस ने प्रयास किया, और पूरी रात उस महिला को ढूंढा जा रहा था, लेकिन महिला का कहीं भी अता पता नहीं चल पाता है। जो 7 तारीख की रात थी वो पूरी गुजर जाती है। ऐसे ही 8 का दिन आता है, इनके 8 अक्टूबर आता है। 8 अक्टूबर पूरा दिन उसको तलाशा जाता है, और पूरी रात उसका पति और पुलिस के साथ मिलकर लगातार तलाशते रहते हैं, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चलता। आखिरकार 9 अक्टूबर
2009 की ये बात है। कोई राहगीर निकला हुआ जा रहा था खेड़ थाना क्षेत्र के जारेवाड़ी जंगल में, उसको अचानक से लाश दिख जाती है। लाश जैसे दिखती है वो पुलिस को फोन करता है। पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस मौके पर आती है। खेड़ जब पुलिस मौके पर आती है, मौके पर आने के बाद अब ये जांच पड़ताल में जुट जाती है। उसके हुलिये से, उसके कपड़े को देखने के बाद ये पूरा मैसेज जो था वायरलेस पर सर्कुलेट कर दिया जाता है। और जैसे वायरलेस पर ये सर्कुलेट किया जाता है तो यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर यरबदा थाना लगता है। वहां पर जो मैसेज आता है तो उसके बाद फिर यरबदा पुलिस एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला होती है उसके पति को साथ लेकर मौके पर पहुंचती है। और वहां जाने के बाद उसके हुलिये को, यानी चेहरा तो उसका पूरी तरह से बिगड़ चुका था, लेकिन उसके कपड़े वगैरह देखने के बाद ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये वही है। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलता है कि इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। उसके शरीर पर अनगिनत निशान थे जहां उस पर उसको काटा गया था, उसके साथ नखूनों के निशान थे, उसके साथ मारपीट के निशान थे, साथ ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। आखिरकार पुलिस अब इसमें जांच पड़ताल में जब जुट जाती है तो जांच पड़ताल में जुटने के बाद उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है, उसके मोबाइल के माध्यम से सीडीआर निकलवाई जाती है, साथ ही उसके बैंक की डिटेल भी निकलवाई जाती है। और जैसी बैंक की डिटेल निकलती है तो पता चलता है कि इस महिला के खाते से, यानी कि एटीएम के माध्यम से 61,000 रुपए अलग अलग कई बार में निकाले गए हैं। बस इतना था। उसके बाद फिर पुलिस सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने के बाद उस दौर के जो एटीएम थे इतना बढ़िया से काम भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया। जब एटीएम से पैसे निकाले जा रहे थे तो एक चेहरा उसमें कैद हो जाता है सीसीटीवी कैमरे में। और जब कैद हो जाता है तो उसके बाद फिर पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। और जैसे काम करती है तो एक चेहरा था जो योगेश राउत का था, जो ड्राइवर था, जो इस कंपनी से जुड़ा हुआ था। आखिरकार पुलिस उसके घर पर जाती है, दबिश देती है तो वो घर से गायब था। लेकिन पुलिस ने आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उससे जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है तो उसने 3 नाम और लिए। एक विश्वास कदम, एक महेश ठाकुर, एक राजेंद्र चौधरी। इन तीनों का नाम लेने के बाद इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे बारी बारी से पूछताछ की जा रही थी तो सिर्फ राजेंद्र चौधरी ही एक ऐसा शख्स था जो बार बार कहता था कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो साफ था। जब बात आती है कुछ नहीं किया तो पुलिस वाले कहते हैं अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम हमारे गवाह बन जाओ, इनके सरकारी गवाह बन जाओ और इन आरोपियों को सजा दिलवाने में मदद करो। इस तरह की बात थी। वादा माफ एक गवाह होता है, उसको ये वादा माफ गवाह बना लिया जाता है। और इसके बाद फिर 12 जनवरी 2010 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। और चार्जशीट जब दाखिल होती है तो उसके बाद फिर लगातार तारीख पर तारीख पड़ना शुरू हो जाती है। तारीख आती है 30 अप्रैल 2011 की। जेल में ये बंद था योगेश राउत, जो मुख्य आरोपी होता है। उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, पूरी बॉडी में उसकी खुजली होने लगती है। और जब इससे लगातार खुजली हो रही थी तभी जेल के प्रशासन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसका इलाज भी किया जाता है लेकिन उसको कोई आराम ही नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार उसको पुणे की ससून हॉस्पिटल में भेजा जाता है। वहां भेजने के बाद उसका उपचार शुरू हो जाता है। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन उसे टॉयलेट आता है। कहता है कि साहब मैं टॉयलेट करना चले जाऊं। वो टॉयलेट करने के लिए जाता है। इसी बीच में मौका पाते जेल यानी कि हॉस्पिटल से वो भाग जाता है। भागने के बाद सीधा वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है। रेलवे स्टेशन से गुजरात के सूरत में जब पहुंचता है, वहां से निकलता है दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली के बाद फिर अमृतसर और अमृतसर से शिरडी, लगातार इसी तरह से भागता रहता है। उसने नई पहचान अशोक भल्ला के नाम से रहने लगता है। कहीं भंडारे खा रहा था तो कहीं नौकरी की तलाश में था, ना नौकरी मिलती है। लेकिन इस तरह से उसकी जिंदगी ऐसी गुजर रही थी। और ऐसी गुजरते गुजरते 2 साल हो जाते हैं। उसे अपने परिवार की, उसने अपनी पत्नी की याद आती है। तब 2 साल के बाद वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए चुप चुप पहुंच जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे शिरडी जाना है, वहां दर्शन करने हैं, तो मेरे साथ चलो। लेकिन इसी बीच में कोई मुखबिर पुलिस को सूचना दे देता है। और जैसे पुलिस को सूचना दी जाती है योगेश राउत एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। जैसे ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ता है, अभी तक मामले की जो सुनवाई चल रही थी वो एक तरह से रुक जाती है, स्टॉप लग जाता है। लेकिन ये योगेश राउत पकड़ा जाने के तुरंत बाद ही आखिरकार फिर से सुनवाई शुरू हो जाती है। वक्त लगता है, लेकिन जब वक्त लगता है लगभग 8 साल बीत जाते हैं। आखिरकार ये मामला अदालत पहुंचने के बाद दोनों वकीलों के जो पक्ष से अपने अपने तरीके से बातचीत रखते हैं और इस मामले को बहुत हीनियस क्राइम के रूप में देखा जाता है। रेयर ऑफ द रेयर केस में ये शामिल होता है। और 8 मई 2017 को अदालत इन तीनों आरोपियों को, योगेश राउत, महेश ठाकुर, विश्वास कदम को फांसी की सजा का हुक्म सुनाती है। कहती है इन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक इनके प्राण ना निकल जाए। लेकिन राजेंद्र की गवाही की वजह से ही इन तीनों आरोपियों को यह सजा मिली थी और उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बार बार वो एक ही बात कह रहा था कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है। और वो सरकारी गवाह बनकर इन तीनों आरोपियों को सजा दिलवाने में पुलिस कामयाब हो जाती है। और इस सजा से इसके जो पति होता है महिला इंजीनियर का, वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट था। संतुष्ट इसलिए था क्योंकि अगर ये राजेंद्र चौधरी अगर गवाही ना देता तो शायद इन्हें इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती। फिलहाल ये अभी भी सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और इनके पास कई चांस ऐसे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति, और कई चांस हैं। पता नहीं अदालत कभी इन्हें फांसी दिला पाएगी, नहीं दिला पाएगी, या फिर ये ऐसे ही अपनी सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। जो भी होगा, लेकिन इस कहानी ने, इस घटनाक्रम ने पूरे महाराष्ट्र प्रदेश को